ट्रंप ने ईरान को जितने हल्के में लिया था, ईरान उतना ही भारी पड़ गया। इतना भारी पड़ गया कि अमेरिका के पुराने दोस्त, जो अमेरिका के कहने पर खूब सारे जहाज, तोप, मिसाइल इसाइल सब लेके निकल जाते थे, अब कि अमेरिका कहता रह गया लेकिन कोई नहीं आया। अकेले अमेरिका को छोड़ दिया और सब तमाशा देख रहे हैं। आखिर क्या है ईरान में जिससे वहाँ की मौजूदा सरकार भी डरती है? कौन सी ऐसी ताकत है ईरान के भीतर जिसका खौफ ट्रंप के दिमाग पर तो भारी है ही। खुद ईरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियन भी बिना उसकी अनुमति के कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरानी राष्ट्रपति आज तक खुद भी अभी ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर से मिल नहीं पाए हैं। दैनिक भास्कर के अनुसार ईरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियन को सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। अखबार की खबर पर गौर करें तो ये साफ हो जाता है कि ट्रंप जिन लोगों से ईरान में बात करने का दावा करते हैं वो कोई और नहीं बल्कि ईरानी राष्ट्रपति भी हो सकते हैं। अक्सर ट्रंप अपने बयान में कहते हैं कि ईरान में कुछ समझदार लोगों से इनकी बातचीत चल रही है। हो सकता है ईरान में ये बात चल भी रही हो, पर जो व्यवस्था ईरान की धार्मिक क्रांति के बाद ईरान में कायम हुई उसे इतनी जल्दी खारिज नहीं किया जा सकता। उसके लिए बाकायदा ईरान की सरजमी पर उतरना होगा, और उतरने के बारे में तो ईरान ने कह ही दिया है कि जहन्नुम में तुम्हारा स्वागत है। अयातुल्ला खुमैनी ने जिस तरह के धार्मिक ढांचे के भीतर ईरान को फिट किया है उसमें बिना धार्मिक आधार के कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान का सुप्रीम लीडर वही हो सकता है जिसके पास इस्लाम की मुकम्मल जानकारी हो, A to Z। इसके साथ ही उसे सिर्फ इस्लाम का आलिम यानी विद्वान होना ही ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है उस पूरे इस्लामिक निज़ाम के तहत ईरान को चलाना जिसकी हिदायत कुरान और हदीस में मौजूद है। अब ऐसी सूरत में कोई छोटा मोटा मौलवी या किसी नेता का खास होने के दम पर ईरान के भीतर कोई सरकार में शामिल नहीं हो पाता, और न ही आप जुगाड़ से सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। ईरान और उसके सुप्रीम लीडर की मदद के लिए ईरान में एक सैन्य बल गठित हुआ जिसका काम संकट की घड़ी में फंसे ईरान और उसके नेता को हर हाल में आखिरी सांस तक मदद पहुंचाना होगा। इसके लिए ईरान के पहले सुप्रीम लीडर ने एक आर्मी बनाई थी। आज उसी के हाथ पूरा ईरान है। जी हाँ, आज की तारीख में IRGC के ही हाथ में पूरा ईरान है। ईरान के भीतर टकराव की बात सामने ऐसे आई कि ईरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियन ईरानी खुफिया मंत्री को नियुक्त करना चाहते थे। दैनिक भास्कर के अनुसार 26 मार्च को ही ईरानी राष्ट्रपति हुसैन देहगान को इस पद पर नियुक्त करना चाहते थे, लेकिन इस नाम पर IRGC चीफ अहमद वहीदी ने आपत्ति जता दिया। इसका मतलब यह हुआ कि ईरान के भीतर सब कुछ अब IRGC के हाथ में ही है। मौजूदा राष्ट्रपति से हो रही अमेरिका की बातचीत का ब्यौरा भी IRGC तक पहुंच रहा है, क्योंकि जैसे ही ट्रंप ने इसका दावा किया कि उनकी बात कुछ समझदार लोगों से ईरान में हो रही है, ईरान की तरफ से ऐसी किसी भी बातचीत से इनकार कर दिया गया। जब से IRGC चीफ अहमद वहीदी बने हैं तब से रोज फैसले ईरान में वही ले रहे हैं। IRGC के ही बड़े अफसरों की एक काउंसिल सारे काम कर रही है जिसके जिम्मे होर्मुज से लगाए रोजमर्रा तक के फैसले लेने का काम है। इस काउंसिल का रुतबा इसी से जान लीजिए कि अब तक मुज्तबा खामेनेई, जो कि फिलहाल ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनसे ईरानी राष्ट्रपति की मुलाकात नहीं हो पाई है। ऐसा क्यों है इसकी कोई भी अभी पुख्ता जानकारी सामने नहीं है। मुज्तबा खामेनेई की सुरक्षा की जिम्मेदारी फिलहाल IRGC के हाथों में है। वो जिसको चाहेगी उससे मुज्तबा की मुलाकात होगी, बात होगी। फिलहाल इतना भारी और लंबा नुकसान होने के बाद भी ईरान के कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं दिख रही है। ईरान की IRGC कह रही है कि हम इजराइल में पावर प्लांट्स, ऊर्जा ठिकानों और IT को व्यापक रूप से निशाना बनाएंगे, और उस चीज को निशाना बनाएंगे जिसमें अमेरिकी हिस्सेदारी है। IRGC इतने पर ही रुक जाती तो गनीमत थी। उसने वहां भी हमले किए हैं जिन देशों में अमेरिकी ठिकाने हैं, कंपनियां हैं। कुल मिलाकर जितना ईरान को डरवाने की अब तक की कोशिश हुई उतने ही ताकत से उसने पलट के जवाब दिया है। आखिर ईरान के भीतर इतने बड़े बड़े नेता और कमांडर के मरने के बाद भी उसके तेवर ठंडे नहीं हुए, उल्टे और तल्ख होते चले गए। तो कैसे और किसके दम पर ईरान इतना मजबूती से कैसे खड़ा है, ये सोचने वाली बात है। आखिर कौन है इस ताकत के पीछे? क्या है ईरान के इस आत्मविश्वास का राज? क्यों अकेले ही सबसे भिड़ा होने के बावजूद किसी के सामने झुक नहीं रहा? ईरान के पास मिसाइल और तकनीक के साथ और क्या है जिसके कारण अमेरिका को कहना पड़ा कि ईरान के बारे में उसने जो सोचा था वैसा हो नहीं पाया? खरबों डॉलर फूंकने के बाद भी ट्रंप अपने देश में अमेरिकी कांग्रेस से अरबों डॉलर और मांग रहे हैं। किस लिए? ट्रंप ने बीते 21 मार्च को कहा था कि ईरान के पास 48 घंटे का टाइम है। अगर उसने होर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला तो उसके सभी पावर प्लांट्स तबाह कर दिए जाएंगे। इस बयान के बाद ईरानी मीडिया में IRGC ने कहा कि ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले हुए तो होर्मुज स्ट्रेट तब तक नहीं खोलेंगे जब तक कि हमारे तबाह हुए पावर प्लांट्स दोबारा बन नहीं जाते। मतलब उल्टा बांस बरेली को हो गया। अरब देश हो या अमेरिका या हो इजराइल, सबके लिए अकेले फिलहाल सरदर्द बना हुआ है ईरान, क्योंकि ईरान पर इनका वश काम नहीं कर रहा है और ईरान का कंट्रोलर है IRGC।
तो ज़रा IRGC के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लीजिए। IRGC का पूरा नाम है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर। इनके कमांडर इन चीफ हैं ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी। पता ईरान का समंदर, पहाड़, रेगिस्तान। काम है अपने सुप्रीम के प्रति वफादार और उसके बनाए इंतजामात को महफूज बनाए रखना, साथ ही उनकी सलामती का बंदोबस्त करना। जी हाँ, यही है एक फौरी तौर पर IRGC का परिचय। ये दुनिया के कुछ देशों के लिए आज एक आतंकी संगठन भी है, जिसको बर्बाद और खत्म करने के लिए उसके लीडरों पर करोड़ों डॉलर के इनाम भी घोषित किए जा रहे हैं। लेकिन IRGC के अफसर ईरान के लिए उसके स्वाभिमान और सम्मान का एक प्रतीक भी बने हुए हैं। ऐसा प्रतीक जिसने ईरान के भीतर राजशाही के खात्मे के बाद एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें अब किसी बादशाह की कोई जरूरत ही नहीं बची, न तो संवैधानिक तौर पर और न ही जनता के दिलो दिमाग में। ईरान के भीतर जब अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने इस्लामिक क्रांति की, तब उन्होंने जिस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया वो थी ईरान की राजनीतिक व्यवस्था। खुमैनी जो एक शिया धार्मिक विद्वान थे, उनको ये पता था कि जिस व्यवस्था को उन्होंने अभी अभी उखाड़ के फेंका है, वैसी ही व्यवस्था लोकतंत्र के नाम पर दोबारा ईरान में आ सकती है। इसलिए खुमैनी ने ईरान को धार्मिक हिसाब से चलाने का फैसला लिया। इसके लिए उनको एक पूरा नेटवर्क चाहिए था, जिसके पास सब कुछ अपना हो, जिसे किसी से कुछ भी पूछने और लेने की जरूरत न हो। उसके पास इतने पावर हो कि ईरान और उसके इस्लामिक गणराज्य को जो भी ठीक लगे वो उसे कर सके। एक ऐसी व्यवस्था हो जो सिर्फ अपने सुप्रीम के ही प्रति जवाबदेह हो और उसको ऑर्डर भी सुप्रीम ही देता रहे। ईरान के लिए IRGC एक इस्लामिक गार्ड कोर भर नहीं है, वो है दरअसल असली इस्लाम गणराज्य की बुनियाद। एक ऐसी बुनियाद जिस पर पिछले 47 साल से टिका हुआ है ईरान। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के पास सिर्फ ईरान की सत्ता भर की चाबी नहीं है, उसके पड़ोसी अरब देशों का चैन, सुकून, कारोबार की काफी हद तक IRGC के नियंत्रण में है। ये जब चाहे इस इलाके को अस्थिर कर सकता है। जब से बना है तब से लगाए आज तक इसके पास बेपनाह ताकत और अधिकार सुरक्षित है। इसी ताकत को नेस्तनाबूद करने के लिए इजराइल और अमेरिका टनों बारूद ईरान पर दिन रात गिरा रहे हैं, जबकि ईरान का IRGC झुकने को तैयार ही नहीं है। IRGC को बनाया ही ऐसा गया है कि ये खुद मुख्तार तो रहे ही, साथ ही ईरान की रहनुमाई भी करता रहे। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान के भीतर इसकी जरूरत उसके सुप्रीम लीडर खुमैनी को महसूस हुई, क्योंकि सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खुमैनी को लगा था कि जिस तरह उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया है, वैसा ही कोई और भी प्रयास कर सकता है भविष्य में। और ऐसा प्रयास न हो, इसके लिए एक स्पेशल फोर्स बनानी होगी, जिसका काम होगा ईरान के सर्वोच्च नेता के लिए काम करना, ईरान के इस्लामिक गणराज्य को बचाए रखना, ऐसी फोर्स को नियमित फोर्स और सेना से अलग रखना। ईरान के भीतर और बाकी दुनिया की ही तरह उसका चुना हुआ तंत्र होगा, जिसका काम अपने हिसाब से निजाम को चलाना होगा। इसके कामकाज की समीक्षा का काम इसी गार्ड कोर के पास होगा। गार्ड कोर सुप्रीम लीडर के अंडर में रहेगी, ताकि किसी भी सूरत में मामला कंट्रोल से बाहर न जाने पाए। इस सारी व्यवस्था को चलाने के लिए बाकायदा कुछ लोगों का सीधा चुनाव जनता करेगी। जनता के पास अधिकार भी होंगे, पर एक सीमित क्षेत्र और तय किए गए दायरे में। सब कुछ सुप्रीम लीडर के अंडर होगा। सारी व्यवस्था उसके हिसाब से काम करेगी। उसको मदद के लिए धार्मिक परिषद होगी। जिस इस्लामिक क्रांति के जरिए ईरान में शिया सत्ता धार्मिक लिहाज से आई है, वैसी ही बनी रहनी चाहिए, तभी ईरान का भविष्य और वजूद सुरक्षित रहेगा। ऐसा खुमैनी मानते थे। साथ ही ये भी चाहते थे कि जिस राजनीतिक व्यवस्था के लिए क्रांति की गई है, उसे हर हाल में सुरक्षित रखना ही होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ, तब ईरान की क्रांति और उसका मजहबी निजाम ढहते देर नहीं लगेगी। IRGC ईरान का सेंट्रल कमांड सेंटर है। उसके पास ईरान को बचाए और बनाए रखने के लिए 5 स्तरीय सुरक्षा है, जिसमें नेवी, एयरफोर्स, मिलिट्री, कुड्स फोर्स और बासिस जैसे अर्धसैनिक बल शामिल हैं। इनका चीफ कमांडर इन चीफ कहलाता है, जिसको ईरान के सुप्रीम लीडर चुनते हैं। ये कमांडर सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर को ही रिपोर्ट करता है। नेवी, एयर और मिलिट्री के बारे में आपको पता ही है। ये सेनाएं पानी, वायु और जमीन पे लड़ती हैं। अब कुद्स और बासिस को समझ लीजिए। कुद्स के अंतर्गत ईरान के विदेशी लड़ाके के मामले देखे जाते हैं। हूती, हमास और हिजबुल्ला इसी के अंतर्गत देखे जाते हैं। बासिस वो अर्धसैनिक बल है जिनकी जिम्मेदारी ईरान के भीतर कानून के पालन की होती है। इसी के अधीन हिजाब, पार्क में प्रेमियों के मिलने जुलने जैसे भी मामले आते हैं। IRGC का गठन 5 मई 1979 को किया गया। 2024 के एक आंकड़े के मुताबिक इसके सक्रिय सैनिकों की तादाद 1.25 लाख से ज़्यादा है। 2020 के एक आंकड़ों को माने तब इनका बजट $6.96 बिलियन था, मतलब $7 बिलियन। इसका सीधा अर्थ है कि IRGC को किसी भी मुद्दे पर किसी भी संस्था या संवैधानिक पद का मोहताज नहीं रहना है। इसके पास हर तरह के अपने इंतजामात और अधिकार के साथ साथ
संसाधन भी हैं, जिसके चलते ये जहां ईरान में इस्लामिक शासन को बाहर से मिल रही चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है, वहीं ईरान के अंदर किसी सैन्य विद्रोह को भी निपटा सकता है। इसके पास अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सारे स्रोत भी हैं। IRGC के पास अनाज से लगाए तेल तक के कारोबार है, साथ ही और भी कई सारे वैध अवैध आय के स्रोत बताए जाते हैं। अभी हाल तक तमाम अंतर्राष्ट्रीय देशों और संगठनों द्वारा प्रतिबंध के बाद भी इस पर चीन को तेल बेचने के आरोप लगते रहे। आज की तारीख में होर्मुज पर IRGC का कंट्रोल माना जा रहा है। होर्मुज पर जो चुंगी वसूलने की बातें सामने आ रही हैं, उसके पीछे भी IRGC का ही दिमाग बताया जाता है। खुर्रम, नसरुल्लाह जैसी मिसाइलों का नाम और कहर जो आज चर्चा में बना हुआ है, पूरा का पूरा मिसाइल कार्यक्रम इसी के अधीन है। यही नहीं, परमाणु कार्यक्रम भी इसी के मुताबिक चलता है, जिससे साबित होता है कि ईरान माने IRGC और IRGC का मतलब ईरान। IRGC किस राजनीतिक विचार के दम पर इतना बड़ा संगठन बना, यह भी सोचने वाली बात है। असल में खुमैनी की धार्मिक और राजनीतिक ताकत इस्लाम के 12 इमामों वाले शियावाद से आती है, जो मानता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद उनके वंशजों में ही उनकी धार्मिक विरासत रहनी चाहिए। शिया सुन्नी का मसला मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद शुरू होता है। शिया लोगों का कहना था कि इस्लाम की बागडोर पैगंबर के ही खानदान में रहनी चाहिए, जबकि सुन्नी काबिलियत को तरजीह देना चाहते थे। आयतुल्लाह खुमैनी शिया थे। खुमैनी ने ईरान को जो व्यवस्था दी, उसमें इस्लामिक गुरु को ही सर्वोच्च नेता के काबिल माना गया। ऐसा धर्मगुरु जो कुरान के अनुरूप चलेगा और हुकूमत भी उसी के हिसाब से चलाएगा। खुमैनी के विचार ही ईरान को आज के इस्लामिक गणराज्य में बदल पाए। खुमैनी एक सुधारवादी भी थे, लकीर के फकीर नहीं थे। खुमैनी के एक बयान पर गौर फरमाने लायक है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने कुछ कहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने वचन से बंधा रहूंगा। आप इसे चाहें जो समझें, पर यह लचीलापन है और मौके की नजाकत को देखकर फैसले लेने की रणनीति ही ईरान की क्रांति के सफल होने की वजह बनी। इसको लेकर उनके ऊपर कट्टरपंथ जैसे आरोप अक्सर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए जाते रहे, जबकि कई बार ईरानी सरकार ने फैसलों को लेकर अपने रुख में बदलाव भी किया। अभी जंग के बीच ब्रिटेन की तरफ से यह भी कहा गया कि ईरान से बातचीत लगभग तय हो गई थी, लेकिन ट्रंप ने अचानक से ईरान के ऊपर हमला बोल दिया। IRGC के बने रहने तक ईरान को खत्म करने की सोचना अमेरिका और इजराइल की बेवकूफ़ी ही नजर आती है। IRGC को ईरान में खत्म करना इसलिए भी अमेरिका इजराइल के लिए जरूरी है, क्योंकि यहीं से उनके ज्यादातर फंडिंग भी होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बाद भी चीन को तेल निर्यात करने का आरोप इसके ऊपर लगता रहा। ऐसे में IRGC को खत्म करने के लिए अमेरिका और इजराइल ने इसका डर दिखाकर यूरोपियन देशों को अपनी ओर करने की कोशिश भी किया, पर यूरोपियन यूनियन इनके झांसे में आया नहीं। खुलेआम इटली, फ्रांस, ब्रिटेन ने अपनी जमीन का इस्तेमाल भी ईरान के खिलाफ न करने की बात अमेरिका से कह दिया। इन सारी बातों के बीच IRGC की ताकत अभी भी बनी हुई है। इस ताकत को खुमैनी के दिमाग ने बनाया। एक सवाल यह भी है कि आखिर खुमैनी को आज भी ईरान के भीतर एक ऊंचा स्थान क्यों मिलता रहा है। इस संदर्भ में खुमैनी के एक बयान पर गौर करने लायक है। हम ये नहीं कहते कि सरकार एक इस्लामिक न्यायविद के हाथों में होनी चाहिए, बल्कि हम ये कहते हैं कि सरकार ईश्वर के कानून के हिसाब से चलाई जानी चाहिए। ऐसे में उनके द्वारा बनाई गई ये गार्ड कोर कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, आप खुद ही सोच सकते हैं। अब जब IRGC की ताकत ईरान और उसके बाहर भी पानी, हवा, जमीन के साथ साथ जनता के बीच भी खौफ और ताकत के साथ मौजूद है, तब लोकतंत्र के नाम पर ही उसको खत्म करने का प्रयास इजराइल और अमेरिका करने की बात करेंगे। ट्रंप ने सोचा था कि खामेनेई को मारते ही ईरान में बगावत हो जाएगी, लोकतंत्र समर्थक सभी राजनीतिक भवनों पर कब्जा कर लेंगे, फिर उन्हीं में से किसी को उठा के ईरान की सत्ता सौंप देंगे। अगर ऐसा नहीं भी हुआ, तब भी उनके पास ईरान के बादशाह के नाम पर रजा पहलवी तो होंगे ही। वैसे भी अमेरिका के भीतर मुस्तफा खामेनेई को लेकर अटकलें चल रही हैं। वहां कुछ लोगों का कहना है कि मुस्तफा की मौत हो गई है, कुछ रिपोर्ट्स में उनके कोमा में होने की बात कही जा रही है, जबकि ट्रंप मानते हैं कि मुस्तफा बुरी तरह से घायल है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ कहते रहे हैं कि उनका चेहरा बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। खैर, सच जो भी हो, पर एक बात तो साफ हो गई है कि ईरान में IRGC के रहते कोई भी कब्जा संभव नहीं हो पाएगा, चाहे वहां की सत्ता हो या फिर ईरानी सरजमी या फिर वहां का संसाधन। हो सकता है कि इसी संदेह के चलते पेजेस्कियन का भी मिलना अब तक मुस्तफा खामेनेई से नहीं हो पाया, क्योंकि यदि मुस्तफा के सेहत की में भी कोई थोड़ी बहुत परेशानी होगी, तब बात दुनिया के सामने आ सकती। इसलिए भी IRGC हो सकता है न तो उन्हें किसी से मिलने दे रही है और न ही उनकी सुरक्षा के लिहाज से बाहर लाया जा रहा है। आपकी IRGC पर क्या राय है, अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए हो तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।